बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कुछ चीज़ें मैं आपको भी बताता हूँ। कौमी सलामती कमेटी की जो मीटिंग हुई है उसमें अहम फ़ैसले किए गए हैं। शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत हुई है और मिनिस्टर भी वहाँ मौजूद थे। आर्मी चीफ़ और फ़ौजी क़यादत जो है, आला क़यादत, वो भी वहाँ मौजूद थी। कुछ फ़ैसले हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। कुछ सिचुएशन भी है, क्योंकि ये हुकूमत चीज़ों को कंट्रोल करने में पूरी तरह नाकाम रही है। हुकूमत देखती है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ के एस्टेब्लिशमेंट अब इन मामलात को चलाए, और एस्टेब्लिशमेंट अब जान छुड़ाती है कि ये खुद ही इस मुल्क को चलाने के काबिल हों और चला दें, लेकिन जो लोग आ गए हैं ये भानमती का कुंभा पाकिस्तान को नहीं संभाल सकता। लेकिन पहले इमरान खान साहब से सारे क्यों डरते हैं, क्यों भाग रहे हैं, मैं आपको सिर्फ एक वीडियो दिखाता हूँ छोटी सी। और ये वीडियो जो है वो सिंध से है और इसको अली हैदर जैदी ने इसको ट्वीट किया है। और ये सिंध का इलाका नवाबशाह, ये वहाँ की एक वीडियो है। ज़रा इसको देखें आप। ऐसे लग रहा है ना जैसे मुफ्त लोग खाना लेने आए हैं या कोई आटे की लाइन लगी हुई है या कुछ बांटा जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग अपने आईडी कार्ड्स लेकर आए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत करना चाहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनना चाहते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। लोग घरों में जाते हैं और घरों में जाकर कोशिश करते हैं कि लोगों को अपनी पार्टी का हिस्सा बनाएं, उनके घरों में जाकर। और यहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंप लगा हुआ है, वहाँ पे ख़वातीनों हज़रात, किस तरीके से बुज़ुर्ग लोग, नौजवान किस तरह धक्के खा रहे हैं और एक जम्मे गफ़ीर है। इस तरह तो लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ में शमूलियत नहीं करते। तो ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सिंध नवाबशाह। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि क्यों सारे के सारे इंतखाबात से भाग रहे हैं। ये वो मनाजिर हैं जो सबको इंतखाबात से भागने पर मजबूर कर रहे हैं। जो कमेटी के अंदर जो एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो बैठी और वहाँ जो मीटिंग हुई, उसके ऊपर जो फैसले किए गए, उसकी कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। आपको भी ज़रा थोड़ी हैरत होगी कि जो बड़े अहम फैसले सामने हैं उनमें एक तो ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर अब कार्रवाइयाँ की जाएंगी। और ये जो कार्रवाइयाँ की जाएंगी इसके लिए इदारों को कह दिया गया है, यानी मईशत को निशाना बनाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। हैरत है वैसे मुझे। और उसमें एक टिक्कर मैं ये पढ़ रहा था और जो उसके अंदर से ज़राए से खबर निकली वो ये भी है कि मुल्क की बदनामी का बाइस बनने वाले अनासर को भी टाइट किया जाएगा सोशल मीडिया पे। यानी जो लोग मुल्क की बदनामी का बाइस बन रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नॉर्मली कैसे लोगों से इनको शिकवा है? नॉर्मल यूथ पाकिस्तान की, जो यूट्यूब और फेसबुक पे अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, जो ट्विटर के ऊपर सवालात उठाते हैं, और उनके ऊपर कहा जा रहा है कि वो मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। यानी मुल्क की बदनामी पाकिस्तान की यूथ, पाकिस्तान के आम लोग, पाकिस्तान के वो लोग जो कहते हैं इलेक्शन कराओ, पाकिस्तान के वो लोग जो कहते हैं कि 2 नंबरी बंद करो, वो लोग जो कहते हैं महंगाई और बेरोज़गारी तुमने बढ़ा दी है, उन लोगों को उठाकर अब टाइट किया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। इस किस्म के फैसले किए गए हैं। लेकिन सवालात उठाने से मुल्क की बदनामी होती है और रजीम चेंज ऑपरेशन करते वक्त मुल्क की बदनामी नहीं होती। कपड़े उतार कर लोगों का तशद्दुद करते वक्त मुल्क की बदनामी नहीं होती। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ ओपनली करते वक्त मुल्क की बदनामी नहीं होती। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए मुल्क की बदनामी नहीं होती। ख़वातीन और बच्चों के ऊपर तशद्दुद करने से और बाकायदा उनके ऊपर आंसू गैस फेंकने से, उनके घरों में घुसकर उनके बेडरूम्स तक जाकर उनको हरासा करने से मुल्क की बदनामी नहीं होती। एक सेनेटर, उसके ऊपर 50 के करीब मुकदमे कर दिए और कभी इस सूबे में कभी उस सूबे में उसको भगाया जा रहा है, उससे मुल्क की बदनामी नहीं होती। उसकी और उसकी अहलिया की प्राइवेट वीडियो निकाल कर उसकी बेटी को भेज दी गई, इससे मुल्क की बदनामी नहीं होती। उसने रोते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंसाफ मांगा, उसको इंसाफ नहीं मिला, उससे मुल्क की बदनामी नहीं होती। उसामा बिन लादेन पर अमेरिका ने यहाँ पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन किया, उस वक्त के वज़ीर आज़म ने अमेरिका को मुबारकबाद दी, उससे मुल्क की बदनामी नहीं होती। मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान के सियासतदान करते हैं, उनके ऊपर केसेस बने हुए हैं, उससे मुल्क की बदनामी नहीं होती। खुद साख्ता तौर पर लोग जिला वतन हो जाते हैं, 4 हफ्ते की इजाज़त लेकर 3 साल से पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे, और जिन मुल्कों के अंदर हैं वहाँ पे पाकिस्तानी रोज़ाना एहतजाज करते हैं, उससे मुल्क की बदनामी नहीं होती। साबिक वज़ीर आज़म पर गोलियाँ चल गई और वो अपना मुकदमा दर्ज नहीं करवा सका, उससे मुल्क की बदनामी नहीं होती। सहाफ़ियों पर पाकिस्तान की ज़मीन तंग कर दी गई, उनके ऊपर 50 से ज़ायद मुकदमात किए गए, और एक सहाफ़ी जो शानदार आदमी था वो कीनिया की सरजमीन के ऊपर शहीद हो गया, उससे मुल्क की बदनामी नहीं होती। इलाज के लिए ये लोग पाकिस्तान से बाहर भागते हैं, छोटी सी सर्जरी करवानी है,
एक इलाज करवाना है, बाहर जाना है, अमेरिका में, यूरोप में, उससे मुल्क की बदनामी नहीं होती। एमल कांसी को, यूसुफ रमज़ी को और आफिया सिद्दीकी को अमेरिका के हवाले किया गया, और भी बहुत सारे लोगों को, उससे मुल्क की बदनामी नहीं होती। चंद दिन पहले आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से 1-1.5 महीने तक इस मुल्क में जो ड्रामा लगा रहा, उससे मुल्क की बदनामी नहीं होती। ज़मीनों की मंडियां लगाई जाती हैं, उससे मुल्क की बदनामी नहीं होती। साबिक वज़ीर आज़म का बेटा, वीडियो मौजूद है कि अरकान असम्बली को ख़रीद रहा है भेड़ बकरियों की तरह, उससे मुल्क की बदनामी नहीं होती। हमारी एस्टेब्लिशमेंट सियासी इंजीनियरिंग करती है, उससे बदनामी नहीं होती। जिस बाप और बेटे के ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी, बाप को वज़ीर आज़म और बेटे को वज़ीर आला बनाने से मुल्क की बदनामी नहीं होती। मफरूर इश्तिहारी को एयरफोर्स के तैयारे में वापस पाकिस्तान लाया गया और उससे हलफ लेकर उसको वज़ीर बनाया गया और उसने मईशत को तबाह कर दिया, उससे मुल्क की बदनामी नहीं होती। वज़ीर आज़म का मफरूर इश्तिहारी बेटा उसी दौरान, यानी मैं सलमान शहबाज की बात कर रहा हूं, अपने बाप के गैर मुल्की दौरों में VIP बनकर पूरी दुनिया की सैरें करता रहा, उससे बदनामी नहीं होती। यानी केसेस की इंक्वायरियां करने वाले अफसरान और उनसे जुड़े हुए किरदार, यानी एक एक करके चंद महीनों के अंदर सारे अल्लाह मियां के पास पहुंच गए, सबको हार्ट अटैक आ गया, उससे मुल्क की बदनामी नहीं होती। भारत से आने वाले तैयारे में हुकूमती शख्सियत, उसके रिश्तेदार और बहुत सारा सामान जो है वो एक अरब मुल्क में पहुंच गया, उससे मुल्क की बदनामी नहीं होती। पूरे मुल्क में दहशतगर्दी की एक नई लहर आई है, कुछ नहीं होता। वजीर दाखिला खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान का वफाकी दारुल हुकूमत बिल्कुल गैर महफूज है, कि यहाँ पे एक दिन की सियासी एक्टिविटी नहीं की जा सकती, बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाए जा सकते, तो इससे मुल्क की बदनामी नहीं होती। NRO 2 हासिल किया गया, इससे मुल्क की बदनामी नहीं होती। पाकिस्तान की तमाम इशराफिया ने अपने केस खत्म करवा दिए, उससे मुल्क की बदनामी नहीं होती। ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का हक खत्म कर दिया गया, उससे मुल्क की बदनामी नहीं होती। अपने ही हमवतनों में से बहुत सारे लापता हैं, उससे कोई बदनामी नहीं होती। सारी दुनिया के सामने हमारे हुक्मरान और एस्टेब्लिशमेंट कशकोल लिए घूमते हैं, उससे मुल्क की बदनामी नहीं होती। सैलाब ज़दगान को मिलने वाली इमदाद तक खा गए, उनका ख्याल नहीं रखा, उनको बेयारो मददगार छोड़ दिया, उससे मुल्क की बदनामी नहीं होती। मैं सैकड़ों ऐसी मिसालें दे सकता हूं, सैकड़ों, जिनसे पाकिस्तान की बदनामी नहीं होती। और बदनामी किस बात से होती है कि जब आप इन चीज़ों के बारे में सवालात करें। मैंने तो अभी सिर्फ 30 के करीब चीज़ें पूछी हैं, इन 30-35 चीज़ों से मुल्क की बदनामी आपको लगता है नहीं होती? हाँ, सिर्फ इनके ऊपर अगर सवाल उठा दे कोई तो फिर मुल्क की बदनामी हो जाती है। मैं आपको डॉन अखबार की खबर बता देता हूँ, ये सुन लीजिए। पाकिस्तान के अंदर जो मईशत के ऊपर कहा जा रहा है ना, नेगेटिव खबरें फैला रहे हैं, भाई नेगेटिव खबरें फैलाने से क्या होता है, आपने नेगेटिव सारा का सारा करके रख दिया है, मईशत के पल्ले कुछ नहीं छोड़ा। दिसंबर में महंगाई की शरह 24.5% तक पहुंच गई है। मुल्क में महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही, बल्कि आए रोज उसमें इजाफा देखने में आ रहा है। जबकि ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक सालाना महंगाई की शरह दिसंबर में 24.5% रिकॉर्ड की गई, जो गुज़िश्ता माह 23.8% थी। लेकिन नवंबर की निस्बत दिसंबर में महंगाई दोबारा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ये आदादोशुमार पाकिस्तान शुमारियात ब्यूरो यानी PBS की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार है। और इसके मुताबिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ज़रिए पैमाइश किया जाने वाला सालाना अफरात ज़र दिसंबर में 24.5% रिकॉर्ड किया गया है। पिछले साल की निस्बत कितना ज़्यादा है ये, पिछले साल बहुत कंट्रोल था। और जो चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो रही हैं, महंगाई में सालाना बुनियाद पर इजाफे की जो शरह है, जल्द जो ख़राब हो जाने वाली चीज़ें हैं या पेरिशेबल आइटम्स जिनको कहते हैं, खाने पीने की चीज़ें, उनमें कोई 56% का इजाफा हुआ है। ट्रांसपोर्ट के अंदर 41% का इजाफा हुआ है। तफरीह के मामला, जो लोग थोड़ा बहुत तफरीह पाकिस्तान में कर सकते हैं, उसमें 38.5% का इजाफा हुआ है। कुछ मशरूबात और जो तंबाकू, उनमें 36% का इजाफा हुआ है। जो खाने पीने की चीज़ें देर तक सर्वाइव कर सकती हैं, देर तक महफूज रह सकती हैं, उनमें 32.5% का इजाफा हुआ है। जो घरेलू सामान है उसमें 30% का इजाफा हुआ है। रेस्टोरेंट और होटल में अगर आप खाना खाते हैं तो 27.5% का उसमें इजाफा हुआ है। मुख्तलिफ अशिया जो आप इस्तेमाल करते हैं उनमें 26% का इजाफा हुआ है। अगर आप अपना इलाज मुआवजा करवाते हैं तो उसमें लगभग 18% का इजाफा हुआ है। जूते और कपड़े आप ख़रीदते हैं तो कम से कम 18% का इजाफा हुआ है। तालीम हासिल करने के लिए 11% का इजाफा हुआ है।
और बेशुमार और चीज़ें हैं जिनके अंदर इसी तरह इजाफा होता चला जा रहा है। गुज़िश्ता साल की निस्बत अगर आप इसको देखें तो ये कुछ सादा इजाफा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इजाफा है और ये छोटी मोटी बात भी नहीं है। सदर पाकिस्तान ने जो एक बिल था उस हवाले से उसको वापस भिजवा दिया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का अब उसके लिए कोई जॉइंट सेशन बुलाएंगे और कोशिश करेंगे उसको मंजूर करवाएं, क्योंकि इस्लामाबाद के इलेक्शन से हर हाल में ये इम्पोर्टेड हुकूमत भागना चाहती है। अगर उस इलेक्शन में उतरेंगे तो मज़ीद फंस जाएंगे और बुरे हालात का सामना करेंगे। एक अच्छी खबर है आज के दिन में, आज़म सवाती साहब को ज़मानत मिल गई है और उनको रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। आज़म सवाती साहब ने इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस के ऊपर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उनके बारे में एक तनाज़ा खड़ा कर दिया था एक ख़त लिखकर, और वो ये सोच रहे थे कि अब वो उन बेंचेस का हिस्सा ना रहें। और एक ख़त उन्होंने लिखा था, थोड़े दिन पहले मैंने रिपोर्ट किया था, और उसमें उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से उनका केस सुना गया, उन्होंने कुछ हवाले भी दिए, तो उन्होंने ये कहा कि उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, और ये भी कहा कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, यानी अगर आप इंसाफ देने में ताख़ीर करते हैं तो फिर इंसाफ नहीं है, वो नाइंसाफ़ी है। अब आज़म सवाती साहब का जो मुतनाज़ ट्वीट वाला केस है उसमें आज़म सवाती साहब की ज़मानत मंजूर कर दी गई है, उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है, और पीटीआई रहनुमा आज़म सवाती को 2 लाख रुपए के मुचलकों के एवज़ दरख्वास्त ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी मंजूर करते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया गया है। देखिए क्या कुछ नहीं किया गया, उनकी बेटी को उनकी बीवी की और उनकी निजी वीडियो भेजी गई, उनके ऊपर जो है वो केसेस बनाए गए, उनको बलूचिस्तान ले गए, फिर उनको सिंध ले गए, फिर उनका घर तोड़ दिया, फिर उनके घर को सील कर दिया, फिर उनके बेटे को हरासा किया, उनकी बेटी को हरासा किया, उनकी पार्टी को हरासा किया, और उनको लगातार दबाव डालते रहे जितना अरसा वो गिरफ्तार रहे। अब देखना यह है कि आज़म सवाती बाहर आने के बाद क्या अनाउंसमेंट करते हैं और क्या बात बताते हैं। वो आदमी इंसाफ की तलाश में, 75 साल का आदमी मारा मारा फिरता रहा, उसको इंसाफ नहीं मिला, और अब ज़मानत मिली है, ये भी कोई इंसाफ नहीं है। जो नाइंसाफ़ी हो रही थी उसको कुछ हद तक रोका गया है, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिला। जिन लोगों ने उसको गिरफ्तार किया, जिन लोगों ने उसको नंगा किया, जिन्होंने उसकी नंगा करके वीडियो बनाई, जिन्होंने उसकी एक निजी जगह के ऊपर उसकी और उसकी एहलिया की वीडियो बनाकर उसको उसकी बेटी को भेजा, जिन्होंने ये सारा गंदा खेल खेला है, उन सब लोगों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होनी, अभी तक हुई नहीं है, और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनके बेटे ने अदालत में ये कहा था कि मेरे वालिद ने जेल से ख़त लिखा है, तो उस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस किस्म के खतूत अदालत अमूमी तौर पर नहीं देखती, और उसके बाद फिर वो ख़त वापस ले लिया गया। मशवरा किया गया, बाबर अवान साहब ने मशवरा किया उनके बेटे से, बाद में उनके बेटे ने ख़त वापस ले लिया, और बाद में हाई कोर्ट ने उन्हें ज़मानत दे दी। आज़म सवाती साहब बाहर आएंगे, बाहर आकर बात करेंगे, देखते हैं क्या होगा। दूसरी जानिब हुकूमत ये चाहती है कि एस्टेब्लिशमेंट ने जैसे उनके ऊपर हाथ रखा हुआ है उसी तरह वो हाथ, वो दस्ते शफ़क़त उनके सर के ऊपर रहे, और इन तमाम पार्टीज़ को जोड़ कर रखने में मदद करे एस्टेब्लिशमेंट, और कोई भी एक पार्टी छोड़ कर ना जाए। दूसरी जानिब एस्टेब्लिशमेंट भी अब थकना शुरू हो गई है कि कब तक इनको लेकर चलते रहेंगे। इन्होंने तो पाकिस्तान का भट्टा बटा के रख दिया है, और मसाइल से निकलना मुश्किल तर होता चला जा रहा है पाकिस्तान के लिए। हाल तो वही है जो हमने पिछले वीलॉग में बात की थी कि बहुत सारे एनालिस्ट अब ये कह रहे हैं कि फौरी तौर पे टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल एक निगरान हुकूमत बनाई जाए 90 दिन के लिए, जो IMF से डील करे, और पाकिस्तानियों को कुछ बोझ उठाना पड़ेगा इस बहरान से निकलने के लिए, और इस बीच में एक इलेक्शन करवाया जाए साफ शफाफ। जो भी इलेक्शन जीते वो पार्टी अवाम की तायीद के साथ हुकूमत में आए, और फिर आकर जो मुश्किल फैसले करने हैं, जो इस्लाहात करनी है पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, वो करे, ताकि पाकिस्तान आगे बढ़ सके। MKM और पीपल्स पार्टी के दरमियान दरारें ख़त्म करवाने के लिए नून लीग सरगर्म हो गई है। ये वक्त भी पाकिस्तान को देखना पड़ा। मुस्लिम लीग नून ये समझती थी कि पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा करप्शन की है, सबसे ज़्यादा बेईमानी की है, पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा लूटा है। सिंध और पाकिस्तान के मसाइल में सबसे बड़ा हाथ जो है वो पीपल्स पार्टी का है। पाकिस्तान को 2 टुकड़े करने के लिए ये पार्टी जिम्मेदार है, ये नून लीग समझती थी। कराची के अंदर बदअमनी, कराची के अंदर 2 नंबरी, कराची के अंदर करप्शन, कराची के अंदर लैंड माफिया होना और चाइना कटिंग करना, इन सारी चीज़ों के लिए, बोरीबंद लाशों के लिए नून लीग समझती थी कि MKM जिम्मेदार है। अब इन 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान जो लड़ाई हो रही है, सुलह करवाने के लिए नून लीग मुतहरिक हो गई है, और नवाज शरीफ ने ज़ाती तौर पर रब्ता किया है। नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी से रब्ता किया है कि कोशिश कर रहे हैं कि नून लीग किरदार अदा कर सके पीपल्स पार्टी और MKM के अंदर लड़ाई ख़त्म करवाने में, क्योंकि ये लड़ाई कहीं उनकी हुकूमत को ही लेकर ना बैठ जाए।
और फिर वो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर पूरा एतबार भी नहीं कर सकते, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने इस काबिल नहीं छोड़ा जितना बड़ा काम उनको करके दिया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने। हुकूमत गिरा कर दी, हुकूमत बना कर दी, लेकिन ये एस्टेब्लिशमेंट के मेयार पर पूरा उतरने में पूरी तरह, या उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरने में पूरी तरह नाकाम रहे और पाकिस्तान की हर शोबे के अंदर जो है वो दुर्गत बना के रख दी। उधर पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो 11 के बजाय 9 जनवरी को तलब कर लिया गया है और बहुत टेक्निकल प्ले कर रहे हैं पीटीआई और काफ लीग के लोग, और वो अदालत में एक दफ़ा इस मामले को दोबारा लेकर जाना चाहते हैं। 11 तारीख को अदालत है, तो गवर्नर ने बहुत बड़ी गैर आइनी हरकत की है बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और काफ लीग के। तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए वो एक दबाव भी बढ़ाएंगे और मैक्सिमम टाइम गेन करेंगे अपने बंदे पूरे करने के लिए। इमरान खान साहब के बकौल उनके 3 लोगों को ये कहा गया है कि वो एतमाद के वोट के दौरान न्यूट्रल हो जाएं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर वो न्यूट्रल हो भी जाते हैं, उसके बावजूद अगर परवेज़ इलाही एतमाद का वोट ना ले पाएँ, फिर क्या होगा? फिर एक नए कायदे ऐवान का इंतखाब किया जाएगा। दोबारा अगर परवेज़ इलाही वज़ीर आला के उम्मीदवार बनते हैं और हमजा शहबाज बनते हैं, तो हमजा शहबाज कभी भी 178, 179 से ऊपर नहीं जा पाएंगे, उनकी वहाँ ब्रेकें लग जाएंगी। और परवेज़ इलाही साहब भी अगर पूरी नहीं कर पाते तो फिर ये रन ऑफ इलेक्शन में जाएगा और उसमें दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और परवेज़ इलाही जीत जाएंगे। अगर परवेज़ इलाही ने काफ लीग को ना खो दिया तो फिर वो जीत जाएंगे, और अगर वो दोबारा जीत जाते हैं तो फिर वो असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। तो असम्बलियों की तहलील तो होनी है, इसको डिले किया जा सकता है, ताख़ीर का शिकार किया जा सकता है, लेकिन इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता इस मामले को। और स्पीकर ने भी यही कहा है कि डंके की चोट के ऊपर जो है वो दोनों असम्बलियाँ हम तहलील कर देंगे, सिर्फ कानूनी मामलात में से एक दफ़ा हम निकल जाएँ। अब तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।